नमस्कार दोस्तों, PCSAM के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग BPSC के जितने PYQ हैं ज्योग्राफी उसके करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को कर लेंगे। आज ज्योग्राफी करेंगे जिसमें 69वीं BPSC में पूछे हुए जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न उसको देख लेते हैं, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शन ए है निम्न स्खलन जिसको सबडक्शन कहा जाता है, या फिर ऑप्शन बी है भूकंप, या फिर ऑप्शन सी है समुद्र तल का फैलाव, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा संवहन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। समुद्र तल का फैलाव हो जाएगा, ठीक है। लगातार नई परत का जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या होता है, समुद्र तल का फैलाव होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अब इस पर विचार करते हैं। पहला कथन क्या है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है, तो विक्टोरिया झील के बारे में कह रहा है कि विक्टोरिया झील जो है सतही क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। या फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरा कथन है कि यह अफ्रीका की सबसे महान झीलों में से एक है। या फिर तीसरा कथन है इसकी सीमा जो है 4 देश तंजानिया, युगांडा, केन्या और रवांडा और केन्या से लगती है। या फिर चौथा कथन है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा जो है नील नदी है, जो कि युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत है, तो गलत को बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। डी यानी कि 1 और 3 जो हो जाएगा ये हमारा गलत है, ठीक है। अब क्या है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। विक्टोरिया झील क्या है, दूसरा है, ठीक है। तो पहला क्या है, तो पहला हमारा सुप्रिय झील है। सतही क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, सुप्रिय झील है। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा विक्टोरिया झील है। उसके बाद में क्या है कि यह अफ्रीका की सबसे महान झीलों में से एक है, ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि इसकी सीमा 4 देश नहीं 3 देशों से लगती है, तंजानिया उसके बाद में तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है, रवांडा से नहीं लगती है। रवांडा से जो है विक्टोरिया झील की सीमा नहीं लगती है। और ये जो युगांडा के जिंजा के पास की झील से बाहर निकलती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 और 3 गलत है, बाकी 2 और 4 जो है सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कि हीट वेव, ठीक है। हीट वेव के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पर पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। या फिर दूसरा कथन है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान जो है कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, ठीक है। अब उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, सही चुनना है, ठीक है। तो कथन ऑप्शन ए है, ए और 2 सही है, या फिर ऑप्शन बी है केवल 1 सही है, या फिर ऑप्शन सी है केवल 2 सही है, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है, ठीक है। तो फिर अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हीट वेव जो होता है मैदानी इलाके में जो है मैदानी इलाके में अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उल्टा हो गया है, मैदानी इलाके में कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होता है उसको हीट वेव माना जाता है। और पहाड़ी इलाके में जो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होता है तो उसको हीट वेव माना जाता है, ठीक है। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक टेम्परेचर होगा उसको हीट वेव मानेंगे। और पहाड़ी इलाके में जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक टेम्परेचर होगा उसको हीट वेव मानेंगे, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि यूएई के रियायती राज्य कौन कौन सा है, ठीक है। यूएई की रियायती राज्य कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कौन और फुजैराह, रास अल खैमा। या फिर ऑप्शन बी है दुबई, शारजाह, अजमान, जेदा, कुवैत, बहरीन, अल क्वैन। या फिर ऑप्शन सी है अल क्वैन, फुजैराह या रास अल खैमा, रियाद, दमन और ताइफ, दुबई। या फिर ऑप्शन डी है शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फुरैजा, दुबई, बहरीन और कुवैत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। यूएई की रियायती राज्य कौन कौन सा है, तो अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है, अजमान, उसके बाद में अल कौन, फुजैराह, रास अल खैमा, ठीक है। ये सभी यूएई की रियायती राज्य है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पांचवा,
कि सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। सुवर्ण रेखा नदी जो है निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो ऑप्शन ए है ओरमांझी, या फिर ऑप्शन बी है मंदार, या फिर ऑप्शन सी है हेहल, या फिर ऑप्शन डी है नगरी के पास से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, नगरी के पास हो जाएगा। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी जो जमशेदपुर में है, ये किस गांव के पास से निकलती है। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा है, गांव के पास से पूछ रहा है। तो नगरी गांव के पास से निकलती है सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, अगला छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए विचार करते हैं। पहला कथन क्या है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को जो है IUCN की रेड लिस्ट के तहत जो है लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। या फिर दूसरा कथन है कि इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। या फिर तीसरा कथन है यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है। कौन, तो डॉल्फिन के बारे में कह रहा है कि यह इकोलोकेशन का उपयोग करके जो आगे बढ़ती है और शिकार करती है। या फिर चौथा कथन है इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, 4, या फिर कथन बी है केवल 2, 3, 4, या फिर कथन सी है केवल 1, 3 और 4, या फिर उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गंगाई डॉल्फिन के संबंध में क्या क्या कथन है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन को जो है IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता है। गंगाई डॉल्फिन में कोई भी नेत्र लेंस नहीं होता है, उसके पास आँख नहीं होता है, इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तो ये फिर चलती कैसे है, यह इकोलोकेशन का और साउंड का उपयोग करके जो है आगे बढ़ती है और अपने शिकार करती है। ठीक है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि गंगाई डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की अभिकथन है। कथन ए है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में जो है सोने की सिराएं पाई जाती है। कथन ए है कि घाना तट पर जो है सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में जो है सोने की सिराएं पाई जाती है। या फिर इसका कारण क्या है, किसी समय ये महाद्वीप जो है अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अब सही उत्तर चुनना है कि ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, सही व्याख्या। और बी ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और ऑप्शन सी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। और ऑप्शन डी है ए सही है परंतु आर गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, फिर एक बार और देख लेते हैं हम लोग कथन को। कह रहे हैं कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। ब्राज़ील में सोने की सिरा पाई जाती है और घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि किसी समय ये जो थे, ये महाद्वीप जो थे अटलांटिक तट के साथ में जो है एक साथ संयुक्त थे, बाद में जो है अलग अलग बिखर गए थे। तो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ में जो है 21 द्वीप शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर ऑप्शन बी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर ऑप्शन सी है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, जिसमें समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो है दुनिया का सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुग, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ और नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ में जो है इस पर 21 द्वीप शामिल है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जो है थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित करना है, जब ग्रीनिच यानी कि 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बजने का समय दिखाया हुआ है। ठीक है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय निर्धारित करना है, जब ग्रीनिच में कितना बज रहा है, दोपहर के 12 बजे का समय दिया हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं। चूँकि प्रमुख याम्योत्तर के पूरा में जो है प्रति 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट की दर से बढ़ता है। ठीक है, 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री देशांतर पे जो है 1 डिग्री देशांतर पे कितना बढ़ता है, तो 4 मिनट का
4 मिनट का 4 मिनट के दर से बढ़ता है, ठीक है। एक प्रमुख यामोत्तर के पूरब में जो है 1 डिग्री देशांतर पे कितना बढ़ता है, तो 4 मिनट की दर से बढ़ता है। तो अब ग्रीनविच एवं थिम्पू के बीच का अंतर कितना है, ग्रीनविच एवं थिम्पू के बीच का अंतर कितना है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना अंतर है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब समय के कुल अंतर कितना हो जाएगा, चूंकि 1 डिग्री देशांतर पे कितना 4 मिनट का अंतर है, तो इसीलिए 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 ये हमारा क्या आ गया, ये मिनट आ गया, तो 360 मिनट हो गया। अब इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 घंटा आ जाएगा। अब देखिए थिम्पू का स्थानीय समय जो है ग्रीनविच से 6 घंटा आगे है, ठीक है। थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच से 6 घंटे आगे, यानी कि 6 बज के शाम हो जाएगा, शाम के 6 बजेगा, ठीक है। तो 6 PM आपको ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो 6 PM सही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम कोशिश किए आपको समझाने के लिए, वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चूँकि देखिए 1 डिग्री देशांतर पे पूरा में जो है 4 मिनट का समय बढ़ता है, ठीक है। अब टोटल समय कितना बढ़ जाएगा, तो चूँकि 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ रहा है, तो 90 डिग्री दोनों के बीच का अंतर है समय, तो टोटल कितना हो जाएगा 360। 90 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 मिनट हो जाएगा हमारा, और इसको हम घंटा में बदलेंगे, आवर में, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6 घंटा हो जाएगा। अब देखिए चूँकि थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीन से 6 घंटे आगे हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 6 घंटा आगे हो जाएगा तो समय कितना हो जाएगा, तो 6 PM हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन ए है, धारवाड़ चट्टान जो है संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, या फिर ऑप्शन बी है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, या फिर ऑप्शन सी है कुडप्पा श्रृंखला जो है हीरों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन डी है पेट्रोलियम भंडार जो है अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन सही कहना है, तो अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, कोडरमा घाटी में जो पाया जाता है, जो कि झारखंड में है। बाकी धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस नहीं पाया जाता है, कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध नहीं है, पेट्रोलियम भंडार जो है अरावली पहाड़ी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर, ग्लोब पर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है। ऑप्शन ए है 180, या फिर ऑप्शन बी है 178, या फिर ऑप्शन सी है 179, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर की इतना क्या हो जाएगा, हमारा 179 हो जाएगा, 179 हो जाएगा, ठीक है। ग्लोब पर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाएं 179 है, ठीक है। और अक्षांश की संख्या कितना हो जाएगा, अक्षांश की संख्या 180 हो जाएगा, अक्षांश की संख्या 180 हो जाएगा, लेकिन अक्षांश रेखाएं कह रहा है तो यह 179 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस पठार पे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है। किस पठार पे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, या फिर ऑप्शन बी है बघेलखंड, या फिर ऑप्शन सी है मालवा, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बघेलखंड हो जाएगा, ठीक है। बघेलखंड में जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। तो ये आपके मैपिंग के क्लासेस से आपको ये क्वेश्चन सोल्व होगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी, या फिर ऑप्शन बी चमोली, या फिर ऑप्शन सी है अल्मोड़ा, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला जो है तिब्बत से नहीं लगता है। बाकी उत्तरकाशी चमोली जिला जो है तिब्बत से सीमा सटा हुआ है, अल्मोड़ा नहीं सटा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न कि एल नीनो धारा जो है कहाँ प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, या फिर ऑप्शन सी है हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। एल नीनो धारा जो है वो प्रशांत महासागर से प्रवाहित होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एल नीनो की जो धारा है वो गर्म जल धारा है या फिर ठंडी जल धारा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अटोक में जो है अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में जो है सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, ठीक है। अटोक में जो है अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। तो ऑप्शन ए है अमू दरिया, या फिर ऑप्शन बी है काबुल नदी, या फिर ऑप्शन सी है हेलमंद नदी, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। काबुल नदी में अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में जो है सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट टाइगर, या फिर ऑप्शन बी है लायन प्रोजेक्ट, या फिर ऑप्शन सी है सुंदरवन परियोजना, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, या ऑप्शन बी है इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, या फिर ऑप्शन सी है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में जो है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है 13 किलोमीटर है। ठीक है, यदि आप लोग एनसीईआरटी की क्लास नहीं कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की क्लास कर लीजिए। पिछले वाले वीडियो हम लोग एनसीईआरटी में डाले हैं, उसमें यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है। ठीक है, पैंजिया से टूटा हुआ जो दक्षिणी महाद्वीप है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है लॉरेशिया, या फिर ऑप्शन बी है गोंडवाना लैंड, या फिर ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। पैंजिया से टूटा हुआ दक्षिणी महाद्वीप को जो है गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है। ऑप्शन ए है सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन बी है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, या फिर ऑप्शन सी है अमेजन बेसिन, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत के किस राज्यों की सीमाएं लगती है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, या फिर ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, या फिर ऑप्शन सी है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जो है ये त्रिपुरा हमारा म्यांमार के साथ, ये यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है, भारत का मैप आपको अगर याद होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है ये हमारे अब म्यांमार के साथ में सीमा बनाता है, बाकी त्रिपुरा नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ में 21 द्वीप शामिल है। ठीक है, ये पिछले वाले प्रश्न 69वीं में भी रिपीट कर दिए थे। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, और 69वीं बीपीएससी में भी पूछ लिया था। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न को आप लोग प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न को एक एक करके अच्छा से देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या था, मनार की खाड़ी बायोरीजनल स्फीयर हो गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 68 प्रश्न में भी बीपीएससी में पूछा था, और 69 में भी पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जो है किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में शामिल है। तो ऑप्शन ए है CWG, या फिर ऑप्शन बी है AW, या फिर ऑप्शन सी है DFGC, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, CWG हो जाएगा। ठीक है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु प्रदेश, ठीक है, बिहार की जलवायु प्रदेश में इसको CWG में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो आपको NCERT के मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग NCERT वाले क्लास हमारे नहीं किए हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, तो उसको जा करके देख लीजिए। ठीक, वहाँ पे आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद वाले प्रश्न को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।